नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। मैं के सोनी। मित्रों, हम लोग जो बात कर रहे थे उसके अंदर वाक्य विचार चल रहा है। हम लोगों ने साधारण वाक्य के बारे में चर्चा कर ली थी कि जिस वाक्य के अंदर एक कर्ता और एक क्रिया हो या एक उद्देश्य और एक विधेय हो तो वहाँ पर साधारण वाक्य रहेगा। उस साधारण वाक्य में हमने ये भी बात कर ली थी कि दो कर्ता एक क्रिया हो सकती है या एक कर्ता और दो या अधिक क्रियाएं हो सकती हैं, और एक तीसरी कंडीशन और देखी थी हमने जिसमें एक से अधिक कर्ता हों और एक से अधिक क्रियाएं हों। इन सभी के अंदर हमने साधारण वाक्य को समझने का प्रयास किया था। उसके आगे अगला जो हमारा वाक्य आता है वो आता है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। लेकिन मिश्र वाक्य पर जाने से पहले हमें कुछ चीज़ें और समझनी होंगी, कुछ कंसेप्ट समझने होंगे जो आपके सिलेबस में भी हैं रीड के। उसमें वाक्य और पदबंध जैसी कुछ चीज़ें हैं। तो हम लोग उपवाक्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि उपवाक्य क्या होता है। देखिए मित्रों, उपवाक्य क्या चीज़ है। उपवाक्य असल में ऐसे छोटे छोटे वाक्य हैं जिनसे मिलकर एक पूरा वाक्य बनता है। ऐसे छोटे छोटे वाक्य मिलकर पूरा वाक्य बनता है। इनमें प्रधान उपवाक्य एवं दूसरा हम जिनको कह देते हैं कि आश्रित उपवाक्य या गौण उपवाक्य, ये दो इसकी कैटेगरी है। देखिए क्या बात निकल कर आती है कि छोटे छोटे वाक्य जिनसे मिलकर पूरा वाक्य बना होता है, जिनमें से एक प्रधान वाक्य होगा और दूसरा उस प्रधान वाक्य के लिए उस पर आधारित होगा, चूँकि उस पर आश्रित होगा, इसलिए हमने आश्रित उपवाक्य कह दिया या गौण उपवाक्य कह दिया। तो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य ये दोनों मिलकर संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य इनका निर्माण करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है, जैसे उदाहरण ले लेते हैं अपन कि अशोक ने प्रतिज्ञा की कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। ठीक है, तो इसमें दो उपवाक्य हो गए। सीधी सी बात है, हमें ये समझना पड़ेगा कि इनमें से प्रधान उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है। आश्रित उपवाक्य वह होता है जिसका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, और प्रधान उपवाक्य वो होता है जिसका स्वतंत्र अर्थ हो भी सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चूंकि हम कह ही रहे हैं कि एक वाक्य के अंदर दो उपवाक्य हैं या दो से अधिक उपवाक्य हैं या अनेक उपवाक्य हैं, तो ये परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। हमें प्रधान उपवाक्य का भाव समझने के लिए भी आश्रित उपवाक्य को समझना जरूरी होगा, और आश्रित उपवाक्य तो बिना प्रधान उपवाक्य के चल ही नहीं सकता, वो तो अपने अर्थ को स्पष्ट कर ही नहीं सकता। तो ये दोनों अन्योन्य आश्रित होते हैं। तो मुख्य चीज़ यहाँ पर यह है कि अशोक ने प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अगर हम इस वाक्य को देखें, अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा या मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये अधूरा सा लगता है। अशोक ने प्रतिज्ञा की, समझ में आती है बात कि उसने कोई प्रतिज्ञा की है। ये पता नहीं है कि उसने प्रतिज्ञा क्या की, लेकिन
कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा या अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस वाक्य से कुछ समझ में नहीं आता, आकांक्षा शेष रहती है। आपको याद होगा कि जब हमने वाक्य के फीचर्स लिखे थे, परिभाषा लिखी थी, तब मैंने आपको बताया था कि आकांक्षा, आसक्ति और योग्यता, चौथी चीज़ हमने बाद में जोड़ी थी उसके अंदर क्रम। तो आकांक्षा क्या होती है? जानने की इच्छा। तो इस वाक्य से जानने की इच्छा शेष नहीं रहती। यहाँ समझ में बात समझ में आ जाती है कि उसने प्रतिज्ञा की, ठीक है। तो प्रतिज्ञा, उसने प्रतिज्ञा की अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। क्या प्रतिज्ञा की है वो अलग मामला है, लेकिन अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो ये वाक्य जो है ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि इसके आगे पीछे कोई ना कोई वाक्य होना आवश्यक था। तो प्रधान उपवाक्य और गौण या आश्रित उपवाक्य, ये दो भेद उपवाक्यों के पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधान उपवाक्य के बारे में। प्रधान उपवाक्य, वाक्य में जो उपवाक्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है उसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जो वाक्य सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसको प्रधान उपवाक्य कहेंगे। और अगर उस वाक्य को, अब उस उपवाक्य को, अगर इसे प्रधान उपवाक्य को अगर हम संपूर्ण वाक्य में से हटा दें तो अर्थ स्पष्ट नहीं होएगा, अर्थ प्रकट नहीं हो पाएगा। अब आते हैं आश्रित उपवाक्य के ऊपर। देखिए, नाम से पता चल रहा है कि यह प्रधान उपवाक्य पर आश्रित या निर्भर होता है। ये जो उपवाक्य है, मतलब आश्रित उपवाक्य, ये प्रधान उपवाक्य के सहायक होते हैं और अर्थ को पूर्ण करने में आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की सहायता करता है। और ये जो आश्रित उपवाक्य हैं इनको कैसे जानेंगे? तो इनके पहले कुछ योजक शब्द होते हैं। वो योजक शब्द क्या हैं, जरा उनको देखें। इनके पूर्व योजक शब्द आते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, कि, क्योंकि, जो, जिस, जिसमें, जिसे, जहाँ, ताकि, इत्यादि। तो ये जो योजक शब्द हैं इनसे हम पहचान सकते हैं कि यह आश्रित उपवाक्य है। और हम ये भी पहचान पाएंगे कई बार, जैसे हम जब संज्ञा उपवाक्य की बात करते हैं तो हम ये कह देते हैं कि जो वाक्य की से प्रारंभ होता है,
है ना, वह संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य क्या है, हमारी कोशिश है कि हम आज ही इस बारे में चर्चा कर लें। तो आपको कुल मिलाकर समझ में आ जाना चाहिए कि आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य ये क्या होते हैं। और अब हम जरा इन आश्रित उपवाक्यों के भेद के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं। आश्रित उपवाक्य के प्रधानतः 3 भेद होते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य, और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। देखो ये किसके भेद हैं, आश्रित उपवाक्य के। 3 भेद हो गए, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। सबसे पहले बात करते हैं हम संज्ञा उपवाक्य की। इनको अंग्रेजी में हम क्लोज भी कह देते हैं, तो हम नॉन क्लोज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य क्या होता है, जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की क्रिया का कर्ता, कर्म या पूरक के रूप में या उसके स्थान पर। किसके स्थान पर, कि भाई जो आश्रित उपवाक्य है वो कर्ता के स्थान पर या कर्ता के रूप में, है ना, या कर्म के स्थान पर या कर्म के रूप में, पूरक के स्थान पर या पूरक के रूप में प्रयोग होता है। उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। ठीक है साहब। दूसरी चीज़ है कि इसको कैसे पहचानें कि यह जो आश्रित उपवाक्य है वह संज्ञा उपवाक्य है क्या। तो जब गौर से सुनना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी कोई प्रधान उपवाक्य हो, उस प्रधान उपवाक्य से आप प्रश्न करें क्या, और अगर उत्तर मिल रहा है तो जो उत्तर मिल रहा है वह संज्ञा उपवाक्य है। मैं रिपीट करता हूं कि प्रधान उपवाक्य से आप प्रश्न करें क्या, तो जो उत्तर मिलेगा वह संज्ञा उपवाक्य होगा। उदाहरण देखते हैं, देखो जैसे ऐसा लगता है कि वह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि संज्ञा उपवाक्य वह है जिसके अंदर की शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो ये की हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, ऐसा लगता है, क्या लगता है, ये प्रधान उपवाक्य हो गया। इसमें अपन ने पूछा, उसने यहाँ लिखा हुआ है ऐसा लगता है, अपन ने पूछा क्या लगता है, तो इसका जवाब ये आ रहा है कि वह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तो वह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, यह संज्ञा उपवाक्य है।
और जब भी संज्ञा उपवाक्य है तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। बात समझ में आती है। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं कि मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आ गया, संज्ञा उपवाक्य हो गया। दूसरी चीज़, मैं नहीं जानता, मैं क्या नहीं जानता, जवाब मिलेगा आप कौन हैं, ये नहीं जानता। ठीक है ना। तो क्या प्रश्न करने से हमें जो उत्तर प्राप्त हो रहा है वो संज्ञा उपवाक्य है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं। मेरी इच्छा है कि तुम उन्नति करते रहो। मेरी इच्छा है कि आ गया संज्ञा उपवाक्य। मेरी इच्छा है, क्या इच्छा है, मेरी क्या इच्छा है, जवाब तुम उन्नति करते रहो। तो क्या प्रश्न का उत्तर मिलते ही हम क्या कहेंगे कि वह संज्ञा उपवाक्य हो जाता है। और ये ऑब्वियसली कौन से हो जाएंगे दोनों, ये दोनों प्रधान उपवाक्य हो जाएंगे। राम ने कहा कि मैं वन जाऊंगा। कि आ गया संज्ञा उपवाक्य। राम ने कहा, क्या कहा राम ने, कि मैं वन जाऊंगा, मैं जंगल में जाऊंगा, संज्ञा उपवाक्य। ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और भी हो सकती है कि जैसे मान लीजिए ऐसा लगता है कि वह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो उपवाक्य है ये वह के लिए आया है ना, यानी ये कर्ता स्थान पर आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह कर्ता के रूप में आने वाला संज्ञा उपवाक्य है। इसी प्रकार नीचे आ जाए कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर कर्ता हो गया, है ना। और ये आप कौन हैं, तो इसमें आप कौन हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो यह जो संज्ञा उपवाक्य है यह कर्म रूप में आ रहा है, कर्म के स्थान पर आ रहा है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए मेरी इच्छा है कि तुम उन्नति करते रहो, तो मेरी इच्छा में मैं कर्ता हो गया, है ना। तुम उन्नति करते रहो, ये क्या है, ये पूरक हो गया, पूर्ति भी कह सकते हैं इसको। तो ये पूर्ति के रूप में आ रहा है या पूरक के रूप में आ रहा है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी राम ने कहा कि मैं वन जाऊँगा, तो राम यहाँ पर कर्ता हो गए और मैं वन जाऊँगा, ऑब्वियसली ये पूर्ति या पूरक है। ठीक, चलिए एक आधा उदाहरण और देख लेता हूँ। चलिए इसी तरह के और भी उदाहरण थे। जैसे एक उदाहरण है कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। कि आ गया संज्ञा उपवाक्य। ठीक, इस मेले का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, तो इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। तो क्या वाला में मामला है वो समझ में आना चाहिए। अगला लेते हैं, अगला जो कैटेगरी है हमारी वो देखो संज्ञा उपवाक्य था ना, अब हम बात करेंगे विशेषण उपवाक्य के बारे में। विशेषण के बारे में आप जानते ही हो कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसको हम विशेषण कहेंगे। तो विशेषण उपवाक्य क्या होता है, जो विशेषता बताए। जब कोई आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह प्रयोग में लिया जाए
तो उसे विशेषण उपवाक्य कहेंगे। जब कोई आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह प्रयुक्त हो तो उसे विशेषण उपवाक्य कहेंगे। जैसे, है ना, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। वह आदमी आज भी आया है, ये हो गया प्रधान उपवाक्य। लेकिन इस आदमी की विशेषता क्या बताई जा रही है? जो कल आया था, जो कल आया था, तो ये आदमी की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण उपवाक्य। अगला, वह कौन सा रास्ता है जो विश्वविद्यालय को जाता है? वह कौन सा रास्ता है जो विश्वविद्यालय को जाता है? ठीक, तो वह कौन सा रास्ता है जो विश्वविद्यालय को जाता है, इसके अंदर उस रास्ते की विशेषता कौन बता रहा है? जो विश्वविद्यालय को जाता है। तो रास्ते की विशेषता बताने के कारण यह विशेषण उपवाक्य है। चलिए अगला लेते हैं इसी में। अच्छा देखो, जैसे हमने बात की थी इसमें संज्ञा उपवाक्य में कि संज्ञा उपवाक्य को समझने के लिए हमें क्या पूछना पड़ेगा प्रधान वाक्य से, प्रधान उपवाक्य से। ऐसा लगता है, क्या लगता है कि वह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं। लेकिन जब हम विशेषण की बात करते हैं तो हम कौन, किसे, किन्हें, इस तरह के प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें जो अगर उत्तर मिलता है तो वह विशेषण उपवाक्य हो जाता है। कि वह कौन सा रास्ता है ना, तो सवाल में आ गया कि कौन सा, तो उत्तर मिल गया इसका कि जो विश्वविद्यालय जाता हो। इधर देखिए, वह आदमी, कौन आदमी, क्या उत्तर मिला? जो कल आया था। वह आदमी, कौन आदमी, जो कल आया था, है ना। तो कौन और है ना, किसे, किन्हें, इस तरह के शब्दों से ये क्लियर हो जाता है कि अगर उत्तर मिल रहा है तो वह विशेषण उपवाक्य है। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं इसमें। जो मनुष्य धनी होता है उसे सब चाहते हैं। ठीक है भाई, किसे चाहते हैं, है ना, किसे चाहते हैं? तो जो धनी होता है, जो धनी होता है उसे सब चाहते हैं। तो इसका मतलब उसे सब चाहते हैं, ये किसकी विशेषता बता रहा है? धनवान मनुष्य की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एक विशेषण उपवाक्य होगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो दूसरों की चिंता नहीं करते।
ठीक है, यहाँ ऐसे कई लोग हैं। कौन से लोग, है ना, जो दूसरों की चिंता नहीं करते। तो जो दूसरों की चिंता नहीं करते वो किसकी विशेषता बता रहा है? लोगों की विशेषता बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। चलिए तीसरी जो कैटेगरी है उस पर आते हैं। तीसरी कैटेगरी है क्रिया विशेषण उपवाक्य की। क्रिया विशेषण के नाम से पता है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग में लिए जाएं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहेंगे। जो वाक्य क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग में लिया जाए उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। तो मेंढक बोलते हैं, तो बोलने की जो विशेषता है वो क्या बताई जा रही है? कब बोला जाएगा? जब पानी बरसेगा। तो बोलने की जो क्रिया हो रही है उसकी विशेषता क्या है? जब पानी बरसेगा तब मेंढक बोलेगा। तो बोलने की क्रिया की विशेषता क्या हो गई? जब पानी बरसता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला उदाहरण लेते हैं कि जब वह आया तब मैं सो रहा था। जब मैं आया, जब वह आया, जब वह आया तब मैं सो रहा था। तो सो रहा था ये क्रिया हो गई सोना। सोने की क्रिया कब की विशेषता क्या है? इस क्रिया की विशेषता है कि जब वह आया। तो जब वो आया ये इस सोने की विशेषता को इंगित करता है, इसलिए जब वह आया ये क्या हो जाएगा? यह क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। चलिए, तुम जितनी मेहनत करोगे उतनी ही उन्नति करोगे। तुम जितनी मेहनत करोगे उतनी ही उन्नति करोगे। तुम जितनी मेहनत करोगे उतनी ही उन्नति करोगे। तो उन्नति करना है ना, ये जो क्रिया है उसकी विशेषता क्या है? जितनी मेहनत, है ना। तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। मैं तुम्हें वहाँ भेजूंगा जहाँ कंस मैं तुम्हें वहाँ भेजूंगा, मैं तुम्हें वहाँ भेजूंगा जहाँ कंस गया है। तो ये जो कंस के जाने का स्थान है ना, कंस
के जाने का जो स्थान है ये भेजने की है ना, भेजूंगा, इसकी विशेषता बता रहा है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर यह भेजना जो क्रिया है उसकी विशेषता बताने के कारण क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन उदाहरणों से आपको समझ में आया होगा कि क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होता है। ध्यान रखिए, इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि मिश्र वाक्य के अंदर एक से अधिक समानाधिकरण उपवाक्य आते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इसको समानाधिकरण को भी ही समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब हम मिश्र वाक्य पढ़ेंगे तब मैं आपको दोबारा याद दिला दूंगा कि वो जो समानाधिकरण उपवाक्यों की बात हमने की थी, है ना, उनको हम यहाँ दोबारा समझने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ? मिश्र वाक्य में। तो अगली जो हमारी कैटेगरी है वो क्या हो जाएगी? समानाधिकरण उपवाक्य। ये क्या चीज़ है मित्रों? देखो, जिस प्रकार साधारण वाक्य में समानाधिकरण संज्ञाएं, विशेषण या क्रिया विशेषण आते हैं, उसी प्रकार मिश्र वाक्य में मिश्र वाक्य में दो या अधिक में समानाधिकरण दो या अधिक समानाधिकरण उपवाक्य आ सकते हैं। अब उदाहरण लेते हैं इसका। उदाहरण से चीज़ और स्पष्ट हो जाती है। जैसे हम चाहते हैं कि लड़के निरोग रहें और विद्वान हों। हम चाहते हैं कि लड़के निरोग रहें और विद्वान हों। ठीक है, तो देखो, चाहना जो क्रिया है, उस चाहना क्रिया के कर्म क्या क्या हैं? पहला है निरोग रहना और विद्वान होना। तो निरोग रहें और विद्वान हों, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों समानाधिकरण, क्योंकि दोनों क्या हैं? इस क्रिया के कर्म हैं। ये भी कर्म है एक, इसी के समान ये दूसरा कर्म है इसी क्रिया का। तो ऐसी स्थिति में जब एक क्रिया के साथ में जुड़े हुए दो कर्म आ गए तो वो समानाधिकरण हो गए। समानाधिकरण उपवाक्य। चलिए, एक और चीज़ यहाँ पे समझ में लेनी चाहिए, वो ये कि जैसे कोई मिश्र वाक्य होता है और उसमें प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य होता है, उसी प्रकार आश्रित उपवाक्य का भी आश्रित उपवाक्य संभव है। आश्रित उपवाक्य का आश्रित उपवाक्य भी संभव है। कैसे? देखो, नौकर ने कहा कि जिस दुकान में
गया था उसमें दवा नहीं मिली। नौकर ने कहा कि जिस दुकान में गया था, तो आपको समझ में आ गया कि जिस दुकान में गया था, ये क्या हो गया कि आ गया यहाँ पर, ठीक है। नौकर ने क्या कहा, जिस दुकान में गया था वहाँ दवा नहीं मिली, तो ये आश्रित उपवाक्य हो गया। और इस दुकान की विशेषता कौन बता रहा है, ये दूसरा उपवाक्य बता रहा है कि उसमें दवा नहीं मिली, तो ये आश्रित उपवाक्य का आश्रित उपवाक्य हो गया। ये तो हो गया आश्रित उपवाक्य, और ये आश्रित का आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य का आश्रित उपवाक्य। ठीक है साहब, चलिए, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो उपवाक्य हैं इनको हम 3 कैटेगरी में रख देते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसके अलावा हमने 2 चीज़ें और पढ़ी कि समानाधिकरण उपवाक्य भी संभव हैं, और एक चीज़ हमने ये पढ़ी कि आश्रित उपवाक्य का भी आश्रित उपवाक्य संभव है। इन उपवाक्यों को समझने के बाद में हम बात करेंगे मिश्र वाक्य के बारे में। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, ये हमारी दूसरी कैटेगरी है। सबसे पहली कैटेगरी थी हमारा साधारण वाक्य। तो मिश्रित वाक्य क्या होता है उसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो एवं उस पर आश्रित शेष उपवाक्य हों, तो ऐसा वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने समाचार पत्र में पढ़ा, हमने समाचार पत्र में पढ़ा कि शहर में सजावट हुई है। ठीक, तो किससे जुड़ गया, संज्ञा उपवाक्य हो गया, है ना। हमने समाचार पत्र में पढ़ा, क्या पढ़ा, शहर में सजावट हो रही है। तो जितने भी अपन उपवाक्य पढ़े, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण, वो तीनों किस कैटेगरी में रखे जा सकते हैं, वो मिश्रित वाक्य की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। इसी प्रकार अपन ने जो समानाधिकरण की बात की, वह किस श्रेणी में रखा जाएगा, वह भी मिश्रित वाक्य की श्रेणी में रखा जाएगा। और जिस प्रकार अपन ने आश्रित उपवाक्य की चर्चा की, वह किस कैटेगरी में रखा जाएगा, तो वह भी मिश्रित वाक्य की श्रेणी में रखा जाएगा। एक उदाहरण और लेते हैं, वह आज नहीं आएगा, वह आज नहीं आएगा क्योंकि वह बीमार है। ठीक है, वह आज नहीं आएगा क्योंकि योजक हो गया, तो वह आज नहीं आएगा, कौन नहीं आएगा,
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वह बीमार है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यह भी एक मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। श्याम ने बताया कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है। ठीक है, तो ये योजक चिन्ह आ गया, तो ऑब्वियसली इसके बाद वाला जो रहेगा वो आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। और श्याम ने बताया, क्या बताया? संज्ञा उपवाक्य हो गया। ये प्रधान उपवाक्य, यह आश्रित उपवाक्य, क्योंकि ये योजक के बाद में आ रहा है। ठीक है, तो ये आश्रित उपवाक्य के संदर्भ में कुछ चीज़ें थीं। अभी हमें वाक्यों के बारे में और चर्चा करनी है, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में और आगे इस चर्चा को बढ़ाऊंगा, क्योंकि अपने को अगला बिंदु लेना है। तो नए बिंदु को हम नए वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपने मित्र के सोनी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।